हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू। मर्जीना डाकुओं के लिए तेल बूटियों से बनाती है एक घातक कॉकटेल, जिसका होश करता है पर्दाफाश। फिर मर्जीना तेजी से आंगन में बाहर चली आई। रोश ने अरेबियन नाइट्स किस्से को आगे बढ़ाते हुए कहा, जहां उसने एक कोने में उगे कुछ भांग के पौधे उखाड़े, उन्हें जितना मसल सकती थी वह मसल लिया। उसने कुछ धतूरा के फल भी तोड़े। वह जानती थी कि अब्दुल्ला इन पौधों का क्या इस्तेमाल करता था। ये सब लेकर वह तेजी से रसोई में वापस लौटी। तेल गर्म हो रहा था। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जो भी करना था तेल के धुआने और आग पकड़ लेने से पहले ही करना था। देख के नीचे जलते लकड़ी के लट्ठों को फिर से फटाफट हवा झलने के बाद उसने कुचले हुए भांग के पौधे और धतूरा के फल आग के पास एक कोने में डाल दिए। वह उन्हें धुआना चाहती थी, मगर एकदम जलाकर खत्म नहीं करना चाहती थी। फिर हैंडल वाला बड़ा पतीला जो उसने तेल उड़ेलने के लिए इस्तेमाल किया था, उसे उठा और शेल्फ से मलमल के 2 टुकड़े नीचे खींच वह चुपचाप रसोई से बाहर दौड़ गई और रसोई का दरवाजा बाहर निकलकर बंद कर दिया। बरामदे की ताज़ा ठंडी रात की हवा में उसने एक मलमल का कपड़ा अपनी नाक पर बांधा और दूसरा बर्तन के हैंडल पर। फिर उसने इंतजार किया। वो भांग के पौधों और धतूरा के फलों से धुआं क्यों निकाल रही थी? जोश ने दोबारा रजाई के नीचे से झांकते हुए हैरानी से पूछा, ताकि डाकू धुएं से सांस घुट के मर जाएं। नहीं, पिता की जगह होश ने जवाब दिया। अगर भांग की जिस किस्म का पौधा उसने इस्तेमाल किया है वह गांजा मारवाना है, तो वह उन्हें बेहोश कर देगा, और अगर नहीं है तो भी भरपूर ऑक्सीजन न मिलने से दम घुटकर उन्हें अनोक्सिता हो जाएगा। भांग के सुलगते रेशों, फूलों, कलियों और बीजों से उठती महीन भाप पूरे किचन में और उसके अंदर वाली कोठरी में फैल जाएगी। खूनियों को निर्देश है कि वे सरदार के इशारे का इंतजार करें। जब तक वह आकर उन्हें आजाद नहीं करता तब तक वे हिल भी नहीं सकते। वे तंग बैरलों में छुपे बैठे हैं, जिनमें हवा के लिए बस छोटे छोटे छेद हैं, और मर्जीना ने रसोई घर को गांजे की भाप से भरने के लिए ताज़ी हवा की सप्लाई आपूर्ति काटने दरवाजा भेड़ दिया है। तो अब वे बेखबरे इस भाप की भारी मात्रा सूंघ रहे हैं, जिससे वे संज्ञाहीन संवेदनहीन हो जाएंगे। धतूरे के फलों का धुआं भी कम से कम मति भ्रांत तो करेगा ही, धुएं की ज्यादा खुराक उन सब के लिए घातक भी हो सकती है। इस बीच आग पर तेल गर्म हो रहा है। डरबों के भिंचे मुर्गों ने अगर फौरन कोई कदम न उठाया तो अपने ही तेल में वे सब कब पक जाएंगे उन्हें पता भी नहीं लगेगा। मौत करीब आती जा रही है खामोश पंखों पर। रोश को अपने बड़े बेटे के ज्ञान और विचार कौशल पर गर्व हुआ। तर्क से होश ने समझ ली थी मर्जीना की भोली दिखने वाली हरकतों की जानलेवा अहमियत महत्व। मैं तुम्हें पहले बता ही चुका हूँ, होश कह रहा था, कि 3rd डिग्री के जले पीड़ा रहित होते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संवेदनशील अंग त्वचा इसमें पूरी तरह नष्ट हो जाता है। गांजे के धुएं जैसी बेहोशी की दवाएं और धतूरे के धुएं जैसे बावला कर देने वाले पदार्थ लुटेरों को बेहोश करके उनका दर्द और भी कम कर देने वाले हैं। इसका मतलब कि उनकी कुछ या सभी इंद्रियां, खासतौर पर स्पर्श, काम करना बंद कर देंगी या कम काम करेगी। तो जब खौलता गर्म तेल उन पर उड़ेला जाएगा तो उन्हें यह महसूस तक नहीं होगा। चिल्लाकर दूसरों को खबरदार करने की तो बात ही क्या है। 200 डिग्री सेल्सियस वाला सरसों का तेल, जो कि उस तापमान से दुगने से भी ज्यादा है जिस पर पानी उबल जाता है, जब उन पर गिरेगा तो उन्हें 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे डिग्री के जले बंद देकर जाएगा। वे घातक रूप से जल रहे होंगे, लेकिन इसका उन्हें एहसास तक नहीं होगा। इस स्तर के जले बहुत कम दर्द करते हैं या बिल्कुल दर्द नहीं करते, क्योंकि चमड़ी की तंत्रिकाओं और ऊतकों को बहुत नुकसान पहुंचा हुआ होता है। एक बार त्वचा और मांसपेशियां चली जाएं, तो शरीर के अंदरूनी अंगों को उनकी जगह सहारा देने के लिए कुछ नहीं बचता। ये बाहर गिरना शुरू हो सकते हैं और तुरंत जल सकते हैं या संक्रमित हो सकते हैं। तेल जली हुई स्किन पर तपिश को कैद करने का काम भी करता है, तो जब तक कि वे परीलोक की सैर पर निकले हुए हैं, तेल उनके मांस को वैसे ही लीलता रहेगा जैसे खुद लपट ही हो। याद है, पा ने पहले हमें बताकर कैसे सुराग दिया था कि जोटापाटा की लड़ाई में तेल ने दुश्मन को कैसे नेस्तनाबूद किया। क्या वे शब्द एक इशारा क्लू थे? जोश अब पूरे जोश में था और हर वो बात याद करने की कोशिश कर रहा था जो उसके पिता ने पहले कही हो। खौलता गर्म तेल, होश ने कहना जारी रखा, जब सिर से पांव तक पूरे बदन पर आसानी से कपड़ों के अंदर से बहता हुआ बैरल की तली में तलवों और पैरों के पास जमा होगा, तब भी गहरी मार करेगा। ढक्कन में छेदों को छोड़कर वे एक एयरटाइट वायुरोध बैरल में बैठे हैं, मतलब खौलता तेल ऊपर से अंदर तो जा सकता है पर नीचे से बाहर नहीं आ सकता। अगर इस खौलते गर्म तेल में वे भीगते बैठे रहे तो लड़ने की ताकत तो कुछ ही समय में उन्हें छोड़ जाएगी। लेकिन ईशा ने आपत्ति की, जब मर्जीना हर ढक्कन पर पतीला भर तेल उड़ेलेगी और तेल तुरंत उसके सारे हवा छिद्रों को बंद कर देगा, तो तेल उन छोटे छोटे छेदों से अंदर जाएगा ही नहीं।
पॉइंट अच्छा है, होश ने समर्थन किया। मर्जीना को खौलता तेल लकड़ी के ढक्कन पर डालते वक्त कम से कम एक छेद तो खुला रखना ही होगा। एक खुला छेद भी काफी होगा बैरल के अंदर और बाहर की हवा का प्रेशर बराबर रखने के लिए। फिर तेल लकड़ी के ढक्कनों के हवा छिद्रों से तेजी से नीचे बह निकलेगा और तेल की बैरलों में छिपे बेहोश डाकुओं को फटाफट झुलसा देगा। इसलिए कांच की बोतलों पर भी जब जोर से कसे ढक्कन खुलते नहीं हैं, तो उन्हें खोलने के लिए हम कभी कभी उनके ढक्कन में एक छेद कर देते हैं, जिससे अंदर फंसी हवा का दबाव खत्म हो जाता है। विचार दिलचस्प है, रोश ने उन्हें ठीक करते हुए कहा, लेकिन हवा हमेशा ज्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की ओर चलती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण भी है और ये तथ्य भी कि बैरल के अंदर भरी हवा की तुलना में तेल ज्यादा सघन होता है। तो बैरल कवर के सारे हवा छिद्रों के तेल से ढक जाने के बाद भी सभी छेदों में से तेल फिर भी अंदर बहते रहना चाहिए। अगर, जैसा कि होश ने नोट किया, कम से कम एक छेद खुला रखा जा सके तो तेल हवा छिद्रों में से पहले की अपेक्षा ज्यादा तेजी से गिरेगा। अपने शिक्षक की अनुमति से अपनी विज्ञान प्रयोगशाला में अगली बार ये प्रयोग करना। एक टेस्ट ट्यूब के बीचों बीच कॉक फंसाकर कॉक में कुछ छेद करके फिर उस टेस्ट ट्यूब के कार्क पर तेल डालकर देखना। अगर ढके हवा छिद्रों से तेल नीचे न भी बहा, होश ने जोड़ा, तो भी अंदर पड़े बेहोश या मति भ्रमित डाकू की एयर सप्लाई तो कट ही जाएगी, जिसकी वजह से दम घुटने से वह मर जाएगा। धुएं के नशे में धुत उसके पास न इतनी ताकत बचेगी न मनोबल कि वह ऊपर से तेल ही हटा सके या बैरल के ढक्कन अंदर से तोड़ सके। उनकी तार्किक बहस से तंग आकर जोश करा उठा, अब अपना तेल डाल ले क्या वो।